हेलो दोस्तों, टारगेट यूपी पीसीएस वीकली करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि हम 9 बजे जो लाइव सेशन लाते हैं उसमें डेली के करंट अफेयर्स को आपके सामने डिस्कस करते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारी कोशिश है कि आज के दिन जो महत्वपूर्ण प्रश्न है पूरे सप्ताह भर के उनको हम पिक करते हैं और आपका रिवीजन हो जाए। तो यहाँ पर हम उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, हमारा यहाँ पर उद्देश्य आपका रिवीजन है। तो चलिए एक नजर डालते हैं इस सप्ताह के प्रमुख जो आपके प्रश्न हैं आपके सामने रखते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। हाल ही में शुरू किया गया सेहत मिशन किन दो संस्थाओं की संयुक्त पहल है? आप जानते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री के द्वारा दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया। सेहत का मतलब है साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसको सेहत को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर ICAR और साथ साथ ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो बी ऑप्शन यहां पर सही होगा। यहीं पर आपकी व्याख्या दी गई है कि ICAR और ICMR का संयुक्त ये पहल है और इसमें स्वस्थ भोजन, स्वस्थ कृषि, स्वस्थ भारत का ढांचा तैयार करना ही इसका उद्देश्य है ताकि कृषि, पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को एक साथ कनेक्ट किया जा सके। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कुक्के सुब्रमण्य टेम्पल क्यों चर्चा में रहा? विकल्प आपके सामने है। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के कारण, नए तीर्थ कॉरिडोर के उद्घाटन के कारण, 2025-26 में रिकॉर्ड 167.89 करोड़ राजस्व अर्जित करने के कारण या नई मूर्ति स्थापना के कारण। तो कुक्के सुब्रमण्यम जो टेम्पल है वास्तव में वो चर्चा में आने का कारण क्या था कि यहाँ पर ये कर्नाटक का टेम्पल है और यहाँ पर 167.89 करोड़ रुपए जो रिकॉर्ड राजस्व है उसकी वजह से 2025-26 के वित्तीय वर्ष में ये चर्चा में रहा। तो आपका विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प आपका सी सही होगा। अब इसकी बात करें तो ये पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट के क्षेत्र में स्थित है। कर्नाटक के कुक्के सुब्रमण्य टेम्पल, इसका नाम याद रखेंगे आप। 167.89 करोड़ का रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया गया जिसकी वजह से ये चर्चा में। ये किसका मंदिर है? तो भगवान सुब्रमण्य, जिनको कार्तिकेय या मुरुगन या आप स्कंद के नाम से भी जानते हैं। 5000 साल पुराना मंदिर है और ऐसा भी कहा जाता है कि जो भगवान परशुराम है उनके द्वारा स्थापित 7 पवित्र स्थलों में से एक है। नाग पूजा के लिए इस स्थान को विशेष तौर पर जाना जाता है। साथ साथ आप याद रखेंगे कुमारधारा रिवर के किनारे ये स्थित है और इसकी जो पर्वत, जिस पर्वत की तलहटी में स्थित है वो कुमार पर्वत की तलहटी में स्थित है। ठीक। अगला प्रश्न है, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2026 में कितने नर्सिंग प्रोफेशनल्स को सम्मानित किया गया? आप जानते हैं कि यह अवार्ड कब दिया जाता है? तो यह अवार्ड दिया जाता है 12 मई को और फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बर्थ एनिवर्सरी होती है, उसी के उपलक्ष्य में यह अवार्ड प्रदान किया जाता है। अब इस बार अगर आप देखेंगे उसी दिन को इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में भी मनाया जाता है। इस बार ये अवार्ड कितने लोगों को दिया गया? तो 15 लोगों को ये अवार्ड प्रदान किया गया। और देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो विशेष तौर पर जो इनको अगर हम जिनकी बर्थ एनिवर्सरी के तौर पर हम बात कर रहे हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, तो जो क्रीमिया वार हुआ था उस समय इन्होंने काफी उन्नत काम किया था और उन्हीं को ये ब्रिटिश समाज सुधारक भी थी और ये क्रीमिया वार में लेडी विद द लैंप के लिए प्रसिद्ध हुई थी अपनी समाज सेवा की वजह से। तो 15 लोगों को सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। और हर वर्ष इनकी बर्थ एनिवर्सरी जो होती है उसको अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है 12 मई को और इसी दिन जो नर्सिंग के क्षेत्र में बेहतर काम करते हैं उनको सम्मानित किया जाता है। इस सम्मान के फलस्वरूप आपको प्रमाण पत्र 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक पदक दिया जाता है। ठीक। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है नर्सिंग सेवाओं में उत्कृष्टता को सम्मानित करते हुए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उद्घाटित भारत का पहला कार्यरत PM मित्र पार्क कहां पर स्थापित किया गया? सूरत, वारंगल, कानपुर या लुधियाना? तो देखिए जो PM मित्र पार्क है वो वारंगल में इसको स्थापित किया गया। तो विकल्प आपका क्या सही होगा? विकल्प आपका बी सही होगा। और प्राइम मिनिस्टर ने इसका जो उद्घाटन किया है तो ये पहला जो हम कह सकते हैं कि कार्यरत इस तरह का, क्योंकि इसकी घोषणा तो वर्ष 2023 में अगर आप देखेंगे PM मित्र जो मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल करके जो घोषणा ये की गई है, ये 7 इस तरह के पार्क की घोषणा की गई थी। PM ने मार्च 2023 में ये घोषित भी किया था, लेकिन उन 7 में अगर बात करें तो तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, MP और महाराष्ट्र के अलावा यूपी में भी एक है। लेकिन ये जो पहला कार्यरत हुआ है ये कहां पर है? तो ये वारंगल में है, तो इसलिए बी विकल्प आपका सही होगा। तो PM ने 10 मई 2026 को वारंगल में इसका उद्घाटन किया। PM मित्र का फुल फॉर्म क्या है? तो प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। क्या है ये? तो एकीकृत एक टेक्सटाइल हब है। यहाँ पर सारी चीजें एक ही जगह होंगी, यानी कि रॉ मटेरियल से लेकर उसके उत्पाद के बनने तक की रंगाई, बुनाई, सारी चीज एक ही जगह पर होगी। उससे रिलेटेड सारे इंफ्रास्ट्रक्चर एक जगह होंगे। तो बेसिकली आपको याद क्या रखना है, यानी कि इसका विजन भी आप जान जाइए कि विजन ये है कि फार्म से लेकर और फॉरेन यानी कि निर्यात तक पूरा का पूरा जो यात्रा है वो क्रम जो है
यहाँ पे होगा, यानी कि फार्म में उत्पाद आएगा, फिर फाइबर बनेगा, फिर उसके बाद वो फैक्ट्री के हिसाब से ढलेगा, फैशन के हिसाब से ढलेगा और फिर निर्यात होगा। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे, अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, 2026 प्रीलिम्स आपका टारगेट है, तो आपके लिए हमारे पास एक बेहतरीन बैच है जो कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को पूरी तरह से डेडिकेटेड है और ये आपकी तैयारी में बहुत ही सहायक होने वाला कोर्स है। अभी आपके पास 6 महीने हैं, आप इस कोर्स से जुड़ के चाहेंगे तो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की बाधा को आसानी से पार कर लेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में ये उपलब्ध है। तो इसके लिए विस्तार से जानने के लिए आपको क्या करना है, तो 8750187501 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये सारे प्रश्न जो हम आपको रिवीजन करा रहे हैं, ये सारे प्रश्न हमारे डेली लाइव प्रोग्राम में होते हैं। तो आप अगर विस्तार से इन प्रश्नों को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप हमारे डेली लाइव प्रोग्राम जो कि 9 बजे से होता है, जो कि सोमवार से लेकर शनिवार तक केवल सेकंड और फोर्थ सैटरडे को नहीं होता है, उससे आप जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, मॉर्गन स्टैनली की नई रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में इंडिया का वैश्विक स्थान क्या है? अब देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, तो ये नई रिपोर्ट में, ये नई रिपोर्ट जो आई है, इसमें इंडिया का स्थान क्या है आपको बताना है। एक चीज और बता दें कि अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के कोर्स को, तो आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आप उस कोर्स के सारे फीचर्स को भी देख सकते हैं और साथ साथ अगर आपके मन में कोई डाउट है या और ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर, जिसको आपको बताया गया है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, 8750187501। ठीक है, चलिए अब यहां पर बात करते हैं कि मॉर्गन स्टैनले की जो नई रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अनुसार स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में इंडिया का स्थान क्या हो गया। तो देखिए, यहां इंडिया का स्थान तीसरा हो गया है। ठीक, और इंडिया ने ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है। नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में अगर अभी भी आप देखेंगे तो पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर चीन है, उसके बाद कौन है? उसके बाद अमेरिका है और उसके बाद भारत आ गया है। तो इस तरह से भारत चौथे स्थान पर आ गया है, तो भारत तीसरे स्थान पर आ गया है। तो स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में विश्व में तीसरे स्थान पर पहुंचा है और मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में यह बात कही गई है। ठीक, ये कुछ और नई बातें यहां पर बताई गई हैं कि जो 38 गीगावाट से बढ़कर 74 गीगावाट हमारी मॉड्यूल क्षमता हो गई है। सौर सेल क्षमता हमारी 9 गीगावाट से बढ़कर 25 गीगावाट हो गई है। हालांकि अभी भी सौर अपस्ट्रीम घटक के आयात पर हम निर्भर हैं। अपस्ट्रीम घटक वो होता है, यानी कि जो जिन चीजों को की जरूरत पड़ती है, जो शुरुआत में इन चीजों को बनाने के लिए जिसकी जरूरत पड़ती है, जैसे आप कह सकते हैं शुरुआती निर्माण सामग्री इसको कह सकते हैं, जिसमें कि पॉलीसिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन वेफर हो गया, सौर सेलें हो गई, ये अभी भी हम क्या करते हैं, ज्यादातर हम चीन से आयात करते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। फिलहाल ये हम तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी एक्ट 2025 को कब से पूरे देश में लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है, यानी कि कब से ये पूरे देश में लागू हो जाएगा। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये इसकी तिथि क्या है? 1 जून 2026, 1 जुलाई 2026, 15 अगस्त 2026 या 1 अप्रैल 2026। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये हो गया है आपका 1 जुलाई 2026। अब आप जानते हैं कि जो पहले एमजी नरेगा था उसको ये रिप्लेस करेगा। उसके तहत 100 दिनों की गारंटी थी, यानी कि कार्य की गारंटी थी। अब ये पारिश्रमिक जो है 125 दिनों की हो गई है, जो रोजगार गारंटी है। ठीक है, अब ये एमजी नरेगा 2005 को पूरी तरह से रिप्लेस करने का काम करेगा। ठीक, इसके लिए कितना बजट है? तो 95,692 करोड़ का प्रावधान है चालू वित्तीय वर्ष के लिए। अब मुख्य उद्देश्य यही है कि ग्रामीण भारत को सशक्त बनाया जाए, आय को और सुनिश्चित किया जाए, बेहतर किया जाए। ठीक, तो कब से ये शुरू होगा? 1 जुलाई 2026 से, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भोजशाला परिसर की चर्चा में आने का प्रमुख कारण क्या है? यहाँ नया संग्रहालय खोला गया, इसे यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इसे हिंदू मंदिर घोषित किया, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। तो देखिए, ये भोजशाला परिसर की अगर बात करें तो इसीलिए चर्चा में था क्योंकि यहाँ पर इसे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हिंदू मंदिर घोषित कर दिया है। भोजशाला कॉम्प्लेक्स जो था वो हिंदू मंदिर घोषित करने की वजह से ही चर्चा में आया है। मुख्य पक्ष जो ये था कि मस्जिद मानता था, जो मुस्लिम पक्ष था, और वो यहाँ पर इसको इस निर्णय को, पूर्व जो निर्णय था, इसको हाईकोर्ट ने पलट दिया है। और यहाँ पर यह निर्णय जिस आधार पर लिया गया है वो एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। और आपको बता दें कि परमार वंश के राजा राजा भोज थे, उन्होंने ही 1034 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था। ठीक, बाद में यहाँ पर खलजी वंश के समय आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खलजी का आक्रमण भी होता है 1305 ईस्वी में। ठीक, और उसके बाद फिर आप देखेंगे बाद में एक और आक्रमण 1514 में यहाँ पर होता है, महमूद शाह खलजी का। और यहाँ पर सरस्वती मंदिर के बाहर यहीं पर कमाल मौलाना जो थे उनका एक मकबरा बनवाया गया था।
तो ये एएसआई ने इन सारे प्रूफ के आधार पर जो अपने तथ्य सौंपे थे उसके आधार पर हाईकोर्ट ने ये कहा है कि नहीं, यहाँ पर सरस्वती मंदिर परिसर जो है वो प्राचीन है और परिसर में यहाँ पर विष्णु के कूर्मावतार के 2 भजन भी शिलालेख भी पाए गए, उस पर उत्कीर्ण पाए गए और 1951 में इसको राष्ट्रीय धरोहर स्थल भी घोषित किया गया था। तो फिलहाल यहाँ पर सी विकल्प आपका सही है। धार जिले के भोजशाला कॉम्प्लेक्स को हिंदू मंदिर घोषित किया है किसने? तो एमपी के हाई कोर्ट ने। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ सरस्वती मंदिर संस्कृत शिक्षा केंद्र मौजूद था। उस समय जब प्राचीन समय में राजा भोज ने एस्टेब्लिश किया था तो एक विश्वविद्यालय के रूप में यह काम करता था, जहां पर कि संगीत हो गया, आयुर्वेद हो गया, योग होगा, इसकी शिक्षा दी जाती थी। ठीक, तो ये इससे संबंधित तथ्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एआई आधारित हेल्प बॉट अभय किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सही जवाब क्या है? सही जवाब एनआईए, आईबी, सीबीआई या एनसीआरबी, सीबीआई के द्वारा। देखिए, जो अभय है ये बेसिकली क्या है? इसके माध्यम से जो सीबीआई की जो फेक रिपोर्ट्स होती हैं, डीप फेक के माध्यम से आजकल ऐसी तकनीक आ गई है कि कौन सी रिपोर्ट ओरिजिनल है, कौन सी फेक है, ये पता नहीं चलता है और उसके आधार पर लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाता है, लोगों के साथ फ्रॉड कर लिया जाता है। तो इससे बचने के लिए सीबीआई ने एआई बेस्ड जो है एक हेल्प बॉट अभय जो है लॉन्च किया है और ये क्या करेगा? जो भी फेक रिपोर्ट्स होंगी उनको पकड़ने का काम करेगा। तो अगर किसी को डाउट होता है, और साथ ही सीबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह का आप अगर ये देखें कि कोई ये कहे कि डिजिटल अरेस्ट का कानूनी प्रावधान है, तो ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। तो ऐसी कोई भी बात होती है तो आप अभय की मदद ले पाएंगे अब। ठीक, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने एआई आधारित हेल्प बॉट अभय लॉन्च किया। उद्देश्य यही है कि सीबीआई नोटिसेस की सत्यता की जांच करना, ताकि साइबर फ्रॉड से नागरिकों की सुरक्षा की जा सके और डिजिटल अरेस्ट भारतीय कानून में ऐसा कोई कानूनी अस्तित्व नहीं है, इस बात को स्पष्ट किया गया। ठीक है, सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? चलिए बताइए, आपको कई बार ये बताया जा चुका है और किस कमेटी के सिफारिश के आधार पर हुई थी? चलिए कमेंट करके बताइए। हाल ही में चर्चा में रहा मोनलम चेनमो किससे संबंधित है? तिब्बती युद्ध नृत्य से, लद्दाख का महान प्रार्थना उत्सव, बौद्ध ग्रंथ या हिमालयी व्यापार मेला? तो देखिए, ये चर्चा में रहा मोनलम चेनमो। ये चर्चा में इसलिए रहा कि लद्दाख के लेह में ये उत्सव मनाया गया। 1 मई को इसका उद्घाटन हुआ। ठीक, और 1 मई के इसके उद्घाटन के साथ साथ आपको बता दें कि ये 14 दिन तक चला, यानी कि 14 मई तक ये चला और ये लद्दाख का महान प्रार्थना उत्सव है और इसमें 1.25 लाख के लगभग लोग यहाँ पर आए। तो इसकी वजह से ये हुआ कि ये इसको बड़ा इंपॉर्टेंट उत्सव माना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अब तक यहाँ पर जो उत्सव मनाए गए उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो महात्मा बुद्ध के जो अवशेष है यहाँ पर रखे गए थे और उसको देखने के लिए तमाम श्रद्धालु यहाँ पर आए थे। तो मोनलम चेनमो बेसिकली किससे संबंधित है? लद्दाख के महान प्रार्थना उत्सव से। और ये बेसिकली अगर देखेंगे तो 14 दिवसीय जो उत्सव था इसमें 1.18 लाख श्रद्धालुओं से ज्यादा आके यहाँ पर दर्शन किए। समापन में एलजी विनय कुमार सक्सेना शामिल हुए। शुरुआत अगर इसके उद्घाटन की बात करें तो हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी उनके द्वारा किया गया। आयोजन जो है वो धर्मा सेंटर में हुआ था और मोनलम चेनमो छाम्स आकर्षण रहा। छाम्स वहां का एक मुखौटा नृत्य होता है। विश्व शांति और सार्वभौमिक सुख इसका थीम था और 1 मई को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर यह दर्शन के लिए खोला गया था। ठीक है, अवशेष बाद में कहाँ रखे गए? तो अवशेष बाद में खरसा गोम्पा ले जाया गया, यानी कि एक मठ है जास्कर श्रेणी में, वहां पर ले जाया गया। हाल ही में लीड्स 2025 रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में मान्यता दी गई? परफॉर्मर, अचीवर, एग्जेम्पलर या एस्पायर? तो सही जवाब क्या है? एग्जेम्पलर। देखिए यहाँ पर वर्ष 2022 से अगर देखेंगे लेकर 2024 तक ये अचीवर श्रेणी में था, लेकिन फिलहाल एग्जेम्पलर श्रेणी में आया है। यानी कि लीड्स का मतलब क्या है? तो लीड्स मतलब है कि लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। ठीक है, लीड्स फ्रेमवर्क 2018 में डीपीआईआईटी के द्वारा, यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, अब लॉजिस्टिक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बेहतर है, ऑपरेशनल जो एफिशिएंसी है वो कितनी बेहतर है, इस बात को दर्शाने के लिए ये एक कह सकते हैं रिपोर्ट कार्ड के तौर पर काम करता है। इसमें श्रेणी की बात करें तो एग्जेम्पलर एक श्रेणी होती है, सबसे ऊपर जो श्रेणी होती है। एक होता है हाई परफॉर्मर होता है और एक होता है आपका एक्सेलरेटर। ठीक है, एक्सेलरेटर होता है और एक श्रेणी होती है ग्रोथ सीकर की। तो ये 4 श्रेणियां होती हैं। तो एग्जेम्पलर श्रेणी में इस समय लैंड लॉक्ड अगर हम देखें स्टेट के रूप में, राज्य के रूप में, तो इसमें उत्तर प्रदेश है। तो लीड्स लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लॉजिस्टिक्स सेक्टर का एनुअल बेंचमार्किंग टूल है और राज्य और यूटी में लॉजिस्टिक इकोसिस्टम कैसा है उसका यह मूल्यांकन करता है, जिसमें कि लीड्स 2025 में एग्जेम्पलर स्टेटस मिला है उत्तर प्रदेश को। ठीक, हाल ही में सरकार ने प्रोविजनल जीडीपी एस्टीमेट जारी करने की नई तारीख क्या रखी है? 31 मई, 1 जून, 7 जून या 15 जून? तो इसका सही जवाब है 7 जून।
देखिए पहले क्या होता था, तो पहले मई का जो आखिरी कार्य दिवस होता था वो होता था, लेकिन अब इसको बदल के क्या कर दिया गया है, 7 जून कर दिया गया है। तो याद रखेंगे कि अब 7 जून हो गया है। केंद्र ने प्रोविजनल जीडीपी एस्टीमेट, जीडीपी क्या होता है, तो एक वित्तीय वर्ष में भारतीय सीमा के अंदर जो जितने भी आपके गुड्स या सर्विसेज हैं उनका जो कुल मूल्य होता है उसको कहते हैं। तो जीडीपी एस्टीमेट आप जानते हैं कि तिमाही 4 तिमाही होती है। तो ये अभी की स्थिति जो ये है कि मई के आखिरी जो दिन होता था उसको बदलकर 7 जून की तिथि को तय कर दिया गया। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आ सकता है। पहले आंकड़े मई के अंतिम कार्य दिवस पर जारी होते थे। अगला है, हाल ही में मंत्रिमंडल द्वारा 2026-27 के सीजन के लिए खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में वृद्धि को दी गई मंजूरी के अंतर्गत एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि किस फसल पर हुई है? कपास, तिल, बाजरा या सूरजमुखी? तो सही जवाब इसका होगा सूरजमुखी। एमएसपी क्या होता है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य जिस पर कि अगर उससे नीचे कीमत आती है, मार्केट प्राइस उससे नीचे जाता है, तो सरकार उतनी कीमत पर उस उपज को क्या करती है, खरीद लेती है। यानी कि किसानों को एक निश्चित आय की गारंटी के तौर पर इसको देखा जा सकता है। अब इसमें सबसे ज्यादा इस बार एमएसपी जो है, अगर हम बात करें खरीफ फसलों में, खरीफ फसलों में 14 को एमएसपी दी जाती है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि खरीफ जो फसलें होती हैं उसमें कितने को दी जाती है, तो 14 को दी जाती है। ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि एमएसपी की अगर जो शुरुआत हुई थी तो वो कब हुई थी, तो हरित क्रांति जब हुई थी तो 1966-67 के समय इसका कॉन्सेप्ट आया था। अब इसमें 14 खरीफ फसलों को दी जाती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि 6 जो होती हैं वो रबी की फसलों को और 2 नकदी फसलों को भी दी जाती है। ठीक है। अब इसमें सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें दिखाई दे रही है, इसमें खरीफ वाले में? तो आपको बताया गया कि सूरजमुखी में सबसे ज्यादा वृद्धि है। कितनी हुई है, तो 622 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि हुई है। कपास में 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल में 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि है। तो सही जवाब आपका सूर्यमुखी है। अगला है, ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित हो रही है? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद? आपको पता है कि ब्रिक्स 2026 जो है इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। अब ऐसी दिशा में जो जितनी भी उसी की तैयारी हम कह सकते हैं, उसके लिए जो विदेश मंत्रियों की बैठक वो नई दिल्ली में हुई है। ठीक है। तो याद रखना है, ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक कहां हुई है, नई दिल्ली में। अध्यक्षता किसने की है, तो एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं। ठीक है। चलिए, तो इसकी अध्यक्षता एस जयशंकर ने की। ब्रिक्स आप जानते हैं कि 2006 में औपचारिक रूप से अगर देखा जाए तो अस्तित्व में आया था और तब ब्रिक था ये। ठीक। गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री थे जिम ओनील, उन्होंने ये नाम सुझाया था और 2009 में येकातेरिनबर्ग में इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। इसके बाद 2010 में अगर आप देखेंगे तो ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया जब इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हो गया था, जो कि अगली साल जब चीन में बीजिंग में जो बैठक हुई वर्ष 2010 में, तो साउथ अफ्रीका ने उसमें पहली बार हिस्सा भी लिया। तो ब्रिक्स आज के समय में अगर इसके सदस्यों की बात करें 10 हैं। ठीक। एक और कौन सा सदस्य है जिसने अपनी आधिकारिक घोषणा नहीं की है? चलिए जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, आपको बताया जा चुका है ये चीज। ठीक है। अब चलिए, तो यहां पर यही है, ये बैठक कहां पर हुई थी, तो ये बैठक हुई थी नई दिल्ली में। अब 2006 में अगर देखें तो न्यूयॉर्क में पहली ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी और इसी बैठक में ब्रिक को औपचारिक रूप भी दिया गया था। ठीक। अब बारी आती है अभ्यास प्रश्न की, और अभ्यास प्रश्न की जिम्मेदारी हम आप पर छोड़ते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि ये सारे प्रश्न आपको बहुत डिटेल में कराए गए हैं और उनको अगर आप देखना चाहते हैं तो आप सीधे जाइए यूपीपीसीएस के प्लेलिस्ट में लाइव सेक्शन में, तो वहां पर आपको डिटेल में इनका आंसर मिलेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे सवाल मिलेंगे, बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे पूरे सप्ताह के। यहां पर कुछ चुनिंदा प्रश्नों को चुना जाता है ताकि आपका रिवीजन बेहतर तरीके से हो जाए। साप्ताहिक क्विक रिवीजन के तौर पर इस एपिसोड को आप देख सकते हैं। डिटेल में देखना है, समझना है तो आप जाइए, और आगे आने वाले प्रश्नों को डिटेल में अगर आपको जानना है, समझना है, तो आप हमारे लाइव सेशन जो कि सुबह 9 बजे होता है उससे जुड़िए। ठीक है। तो चलिए, प्रश्न आपके जिम्मे है कि पिछले 1 दशक में भारत का रक्षा निर्यात कितने गुना बढ़ा है? 10 गुना, 20 गुना, 34 गुना या 50 गुना? तो इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। उम्मीद है जो रेगुलर हमारे जो भी अभ्यर्थी हमारे उस लाइव प्रोग्राम को देखते हैं, इन सारे सवाल उनको याद होंगे, और याद ही नहीं होंगे, बाकी तथ्य भी उनको मन में याद आ रहे होंगे। तो अपना रिवीजन करते रहिए, लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। मिलते हैं लाइव सेशन में और साप्ताहिक रिवीजन के साथ अगले शनिवार को। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।